नमस्कार, आप सभी का तत्व एस्ट्रो वास्तु चैनल पर स्वागत है। इस चर्चा के माध्यम से हम ज्योतिष, वास्तु और अंकशास्त्र के वास्तविक पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस चर्चा के पहले भाग में हमने जाना कि इन विद्याओं के कई महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी के कारण एक सामान्य व्यक्ति को इन विद्याओं का पूरी तरीके से लाभ नहीं मिल पाता। इसके साथ ही हमने यह भी जाना कि किस प्रकार एक व्यक्ति ज्योतिष विद्या की जानकारी के आधार पर कुंडली के फलादेश द्वारा उसके जीवन में मिलने वाले अच्छे या बुरे फलों के बारे में जान सकता है। लेकिन इस जानकारी के बावजूद भी उस व्यक्ति के प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि व्यक्ति के प्रारब्ध का निर्धारण उस व्यक्ति द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। हालांकि कई व्यक्ति इस बात का दावा करते नजर आते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली के फलादेश की जानकारी के आधार पर उस व्यक्ति के प्रारब्ध को बदला जा सकता है, लेकिन ऐसा करना न केवल मुश्किल बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि जहां प्रत्येक विद्या की अपनी कुछ खूबियां हैं, वहीं उनकी कुछ सीमाएं भी हैं। इस चर्चा के पहले भाग में हमने इस बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। इस वीडियो में ऊपर दिए गए लिंक से आपको इस बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है। यहाँ पर सवाल यह उठता है कि जब किसी व्यक्ति के प्रारब्ध को बदला ही नहीं जा सकता, तो ऐसी किसी विद्या का व्यक्ति को क्या लाभ हो सकता है। इस बारे में भी इस चर्चा के पहले भाग में हमने मेडिकल साइंस के उदाहरण द्वारा इस बात को समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार मेडिकल साइंस की मदद से किसी व्यक्ति के रोग की वजह को जानकर उस व्यक्ति के रोग का इलाज तो किया जा सकता है, लेकिन किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए आज हम वास्तुशास्त्र के वास्तविक पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस विषय पर भी लोगों ने बहुत सी गलत भ्रांतियां पाल रखी हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि वास्तु के द्वारा किसी जगह विशेष पर रहने या कार्य करने वाले व्यक्तियों के भाग्य को बदला जा सकता है। वास्तव में लोगों की सोच का कारण उन लोगों का इस विषय के बारे में पूरी जानकारी करना होना माना जा सकता है। जैसा कि इस चर्चा के पहले भाग में हमने जाना कि व्यक्ति को उसके जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसके प्रारब्ध की ही देन है। यहाँ पर हमें यह जान लेना आवश्यक है कि व्यक्ति का जन्म भी उसके प्रारब्ध की ही देन होता है, यानी कि व्यक्ति का जन्म जिस परिवेश में हुआ है, चाहे वो अच्छा है या बुरा, उसके प्रारब्ध की देन ही कहा जा सकता है। कई बार व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने बुरे प्रारब्ध को बदलने का प्रयास करता है। वास्तु भी इस दिशा में किया जाने वाला एक प्रयास मात्र ही है। हालांकि इस प्रयास का परिणाम भी उस व्यक्ति के द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों द्वारा ही पूर्व निर्धारित होता है। यहाँ पर इस बात को जान लेना आवश्यक है कि वास्तुशास्त्र विज्ञान पर आधारित शास्त्र है, न कि अंधविश्वास पर। जिस प्रकार मानव शरीर का आधार 5 तत्वों को माना गया है, ठीक उसी प्रकार वास्तुशास्त्र के मूल में भी 5 तत्वों को ही आधार बनाया गया है। इस संदर्भ में कहा भी गया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। गौर किया जाए तो इस शब्द में वास्तुशास्त्र का संपूर्ण रहस्य छुपा हुआ है। अगर हम वास्तुशास्त्र का वास्तविक अर्थ समझने का प्रयास करें तो एक ऐसा स्थान जहां पर कि निवास किया जा सके। वास्तुशास्त्र का मूल उद्देश्य किसी रहने या कार्य करने के स्थान और प्रकृति के बीच आपसी सामंजस्य द्वारा संतुलन स्थापित करना होता है। इस बारे में विश्वकर्मा जी द्वारा कहा भी गया है कि वास्तुशास्त्रम प्रवक्ष्यामि लोकानाम हितकाम्यया। इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि इस विषय की जानकारी के आधार पर, यानी 5 तत्वों के आपसी संतुलन के अलावा भौगोलिक और भूगर्भीय परिस्थितियों के आधार पर ही किसी रहने के स्थान या कार्यस्थल को डिज़ाइन करना ही एक वास्तुशास्त्री का मूल उद्देश्य होना चाहिए, ताकि उस जगह विशेष पर रहने वाले व्यक्तियों को उस जगह की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ मिल सके। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति और वास्तु के दृष्टिकोण से भारत में किसी भी भवन के उत्तर से लेकर पूर्व तक के भाग का हल्का एवं खुला हुआ होना, साथ ही इस दिशा में खुली एवं हवादार खिड़कियों का होना, इसी के साथ दक्षिण से लेकर पश्चिम तक के भाग का भारी एवं ढका हुआ होना अच्छा माना जाता है। साथ ही दक्षिण दिशा में बड़ी खुली हवादार खिड़कियों का होना सही नहीं माना जाता। इसको अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर पूर्व दिशा की तरफ झुका हुआ होना और सूर्य का पूर्व दिशा से उदय होना माना जा सकता है, क्योंकि सूर्य के पूर्व दिशा से उदय के दौरान सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें
इस दिशा में रहने या कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक सिद्ध होती हैं। दूसरा और मुख्य कारण दिन के समय सूर्य का दक्षिण दिशा में होना माना जा सकता है, क्योंकि इस दौरान सूर्य अपने उच्चतम तापमान पर होता है। इसी के साथ इस दौरान सूर्य से निकलने वाली हानिकारक इंफ्रारेड किरणों का नकारात्मक प्रभाव इस दिशा में लंबे समय तक रहने या कार्य करने वाले व्यक्तियों पर मानसिक या शारीरिक रूप से देखा जा सकता है। इसके अलावा दक्षिण दिशा में बनी हुई खिड़कियों से आने वाली गर्म हवा से किसी जगह विशेष की अंदरूनी नमी को भी नुकसान पहुंचता है और इसका दुष्प्रभाव उस जगह पर रहने या कार्य करने वाले व्यक्तियों की मानसिकता पर देखा जा सकता है। इन सभी कारणों से किसी भवन के उत्तर से लेकर पूर्व तक के भाग का नीचा एवं खुला होना, साथ ही इस दिशा में खुली खिड़कियों का होना, साथ ही दक्षिण दिशा का भारी एवं ढका हुआ होना वास्तु के दृष्टिकोण से उस जगह पर रहने या कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए सही माना जा सकता है। हम सभी ने कभी न कभी यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि पहला सुख निरोगी काया। अगर इस पहलू का वास्तविक अर्थ समझने का प्रयास किया जाए तो किसी व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना उस व्यक्ति के सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन में सफलता का एक महत्वपूर्ण पक्ष माना जा सकता है। यह तभी संभव है कि किसी जगह विशेष पर तत्वों के बीच आपसी संतुलन के आधार पर उस जगह पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव लगातार बना रहे, और इस विषय पर वास्तुशास्त्र हमारी मदद करता है। या ऐसा कहा जाए कि वास्तुशास्त्र के सभी पहलुओं की जानकारी के आधार पर ऐसा किया जाना संभव हो सकता है। वास्तुशास्त्र में प्रत्येक दिशा का संबंध किसी एक तत्व के साथ माना गया है। इसी के साथ उत्तर दिशा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को कॉस्मिक एनर्जी और ईस्ट डायरेक्शन को सोलर एनर्जी का स्रोत माना गया है। यानी दिशाओं, ऊर्जाओं और पंच तत्वों के आपसी संतुलन के अलावा किसी जगह विशेष की भौगोलिक स्थिति और भूगर्भीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी स्थान विशेष को वास्तुसम्मत बनाकर उस जगह विशेष पर सकारात्मक ऊर्जाओं में वृद्धि और नकारात्मक ऊर्जाओं में कमी के द्वारा उस जगह पर रहने या कार्य करने वाले व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है। इस कारण से उनके जीवन में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। फिर वह बदलाव चाहे उनके बौद्धिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, शारीरिक स्तर पर हो या फिर आर्थिक स्तर पर। जैसा कि हमने इस चर्चा के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया है, पंच तत्वों के आपसी संतुलन के द्वारा किसी जगह विशेष पर ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है, ताकि उस सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उस जगह पर रहने या कार्य करने वाले व्यक्तियों को मिल सके। यहाँ पर एक बात और जान लेना आवश्यक है कि जिस प्रकार एक ज्योतिषी को कुंडली फलादेश के सभी पहलुओं की जानकारी का होना आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार एक वास्तुशास्त्री को सभी दिशाओं की सही जानकारी के अलावा पंच तत्वों के आपसी संतुलन और किसी जगह विशेष की भौगोलिक स्थिति और भूगर्भीय परिस्थितियों का ज्ञान होना जरूरी होता है, क्योंकि इस जानकारी के आधार पर ही एक वास्तुशास्त्री किसी भवन का वास्तुसम्मत डिजाइन बना सकता है या बने हुए भवन में पंच तत्वों को संतुलित कर सकता है। इस बात को संक्षेप में कहा जाए तो एक वास्तुशास्त्री का मुख्य कार्य किसी भवन में पंच तत्वों के बीच आपसी संतुलन और उस जगह पर सकारात्मक ऊर्जाओं के द्वारा उस जगह विशेष पर रहने या कार्य करने वालों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक लाभ पहुंचाना है, न कि उनके भाग्य को बदलना। इस चर्चा के पहले भाग में हमने बताया था कि इन विद्याओं के मूल में ग्रह और नक्षत्रों को ही आधार बनाया गया है। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो वास्तु और ज्योतिष के संयोजन से किस प्रकार से लाभ लिया जा सकता है। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि इसमें सबसे पहले किसी व्यक्ति की कुंडली से उसके शुभाशुभ की गणना की जाती है। इस गणना के आधार पर उस व्यक्ति द्वारा किसी भवन के निर्माण या उसमें प्रवेश से पूर्व मुहूर्त से संबंधित सभी पक्षों, जिसमें नक्षत्र गणना, ग्रह गोचर, शुभ होरा, इसी के साथ वास्तु पूजन और नवग्रह पूजन से संबंधित पक्षों पर ध्यान देना ज्योतिष और वास्तु के दृष्टिकोण से उस जगह विशेष पर रहने या कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए एक शुभ संकेत माना जा सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति की कुंडली में चौथे भाव और ग्रहों की स्थिति से उस व्यक्ति को भूमि से मिलने वाले लाभों के बारे में जाना जा सकता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि वास्तुशास्त्र का मूल उद्देश्य किसी जगह को पंच तत्वों के संतुलन के द्वारा रहने या कार्य करने लायक बनाना है, न कि किसी व्यक्ति के भाग्य को बदलना। आशा है कि
इस चर्चा से आपको वास्तुशास्त्र के वास्तविक पहलुओं को समझने में मदद मिलेगी। अगर आपका इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इस चर्चा के अगले भाग में हम अंकशास्त्र से संबंधित वास्तविक पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।